Hello students. So let's start with the very first video of very first chapter of state board syllabus, that is rotational dynamics, right? Before moving to the actual topic, right, हम सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कुछ एक कंटेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और वो कंटेंट है फोर्स। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक्स, राइट। फोर्स क्या होता है? Force is the only thing, either it will be a pushing or the pulling, that is push or pull act, right? The activity of pushing or pulling is nothing but called as the force. Like अगर हम किसी को धक्का देते हैं तो हम क्या फील करेंगे? हम भी एक धक्का ही फील करेंगे। मतलब अगर हमने पुशिंग फोर्स अप्लाई किया तो व्हाट वी फील इज नथिंग बट द पुशिंग फोर्स। अगर हमने किसी को खींचा, अगर हमने किसी को पुल किया, इफ वी हैव अप्लाइड द पुलिंग फोर्स, व्हाट वी विल फील इज नथिंग बट द पुलिंग फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट द एक्ट ऑफ पुश और पुल, राइट। द यूनिट is Newton, which is nothing but the SI system unit, whereas dyne in CGS system, right? अगर हमने इसका SI सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में यूनिट अगर देखते हैं, फंडामेंटल सिस्टम के टर्म में अगर हम यूनिट देखते हैं तो इट इज नथिंग बट केजी मीटर सेकेंड पावर -2, right? Whereas in CGS system, for CGS system it is gram centimeter second to the power -2. This is what, these are what the units of forces, right? Some common forces what we are having in our mechanics are, है ना, कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले होता है वेट। व्हाट इज वेट? वेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, विल बी ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है वेट? वेट इज नथिंग बट द फोर्स व्हाट इज एक्सर्टेड और व्हाट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट द बॉडी, है ना। अर्थ ने जो हमारे बॉडी के ऊपर या यूनिवर्स में जितने भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट किया है उसने अपने तरफ खींचने के लिए, तो वो जो फोर्स है उसी को हम कहते हैं वेट, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सेकेंड फोर्स दैट इज रिएक्शन फोर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस को मैं इन दो डायग्राम्स के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, राइट। रिएक्शन फोर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, री प्लस एक्शन, राइट। ये फोर्स तभी आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी किसी के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। जैसे कि यहां पे अगर आप देख रहे हैं, एक बॉडी हमने कंसीडर की है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक इंक्लाइंड सरफेस है। सबसे पहले अगर हमने वेट की बात करते हैं, वेट मैंने क्या कहा था? वेट इज नथिंग बट द फोर्स विथ व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। तो यहाँ पे हमने ये बॉडी अप्लाई रखी है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। तो यहाँ से इफ दिस इज अ पॉइंट मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ, दैट इज ब्लॉक ऑफ मास m, राइट। तो ये बॉडी ने अर्थ के तरफ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट होता है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज वेट, which is nothing but equals to mass multiplied by acceleration due to gravity according to the Newton's second law of motion, right? तो F is equals to mg, which is W is equals to mg, is nothing but the weight और force due to gravity और gravitational force जो बॉडी ने अर्थ के सरफेस पे, मतलब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक्ट किया है, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, राइट। सेम एज फार एज दिस बॉडी इज कंसर्न, यहाँ पे भी हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट ये फोर्स एक्ट करेगा, इट इज ऑल्सो इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज नथिंग बट W, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू Fg, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू mg, राइट। नाउ सेकेंड, कमिंग टू द नेक्स्ट फोर्स, दैट इज रिएक्शन फोर्स, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। नॉर्मल क्यों कहते हैं ये मैं आगे बताता हूँ। रिएक्शन, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने एक एक्शन परफॉर्म की है,
जिसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। ये फोर्स, इसको नॉर्मल फोर्स क्यों कहते हैं? नॉर्मल का मतलब यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर। दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर, राइट? दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। सरफेस और बॉडी, इनके बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट है, उसके साथ कांटेक्ट सरफेस है, उसके साथ ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर रहता है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ contact between the surface and the object. So this force will be exerted in this way. Here in this case it is like this, denoted by R or N. हम इसको N से भी डिनोट कर सकते हैं या R से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट? सो फॉर दिस बॉडी, अगर ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, राइट, इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हमने वेट कहा है, ये वेट फोर्स को ये रिएक्शन फोर्स ने बैलेंस किया है, एंड वाइस वर्सा वी कैन से, राइट? दैट मींस देयरफॉर W is nothing but equals to R. That is W मतलब ही Fg, which is nothing but equals to R, right? That is reaction force, LHS RHS RHS LHS करता हूँ, और Fg मतलब क्या होता है? mg. तो here this reaction force is nothing but equals to the mass of the body multiplied by acceleration due to gravity, right? Coming to this वेट फोर्स हमने ड्रॉ किया है, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन. सेकंड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नाउ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इंक्लाइंड, है ना? ये बॉडी का बॉटम और ये इंक्लाइंड सरफेस का इंक्लाइंड सरफेस, ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, राइट? तो इस कांटेक्ट सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी हम ड्रॉ करेंगे, एंड इट इज दिस. सो दिस इज रिएक्शन फोर्स, राइट? नाउ इफ वी से दिस बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, सो डेफिनेटली स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने अगर बॉडी है, तो उसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करते हैं वो होते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्सेस मतलब दोज फोर्सेस विच विल बी एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड जिनका रहता है. लेकिन ये रिएक्शन फोर्स इधर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट फोर्स ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. So it is not, these two are not the opposite forces, right? तो हमें क्या करना पड़ेगा? We have to resolve these forces. हमें रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करने वाला फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बॉडी के ओरिएंटेशन के हिसाब से, मतलब बॉडी जिस तरीके से रखी गई है इंक्लाइंड सरफेस, उस इंक्लाइंड सरफेस के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ करेंगे, एंड इट विल बी लाइक दिस, राइट? द और हमें अब ये वेट फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? इंक्लाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, दैट मींस बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वेट फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, राइट? तो उसके लिए क्या करते हैं हम प्लॉट करते हैं परपेंडिकुलर. एक परपेंडिकुलर जाएगा ऑन द इंक्लाइंड वाई एक्सिस और एक परपेंडिकुलर आएगा ऑन द इंक्लाइंड एक्स एक्सिस. अब हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ पे इफ दिस इंक्लाइंड सरफेस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस हॉरिजॉन्टल, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि थीटा किसके साथ बन रहा है. तो रिमेंबर दैट इन सच ओरिएंटेशन द एंगल मेड इज मेड बिटवीन वेट, दैट इज ये जो फोर्स हमने ड्रॉ किया है ब्लैक कलर से जिसको मैंने शो किया है, वेट विल मेक एन एंगल थीटा विद द vertically inclined axis. That means this angle will be between these two, weight and this inclined y axis. This is angle theta. And as we know that k theta, angle k adjacent side is nothing but this, और अपोजिट साइड ये. पैरेललोग्राम तैयार हो गया. थीटा की अपोजिट साइड ये हो गई, और ये पैरेललोग्राम होने की वजह से इसकी पैरेलल साइड ये हो गई. तो ये जितनी भी वैल्यू होगी इस साइड की, उतनी ही वैल्यू ये साइड की हमें मिलेगी. इसलिए
ये एक फोर्स और ये एक फोर्स, एडजेसेंट एंड अपोजिट फोर्स वेक्टर्स हमें मिल रहा है। एडजेसेंट फोर्स ये वाला है, तो दिस बिकम्स डब्ल्यू वाई सिंस इट इज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, एंड दिस बिकम्स डब्ल्यू एक्स, राइट। थीटा की एडजेसेंट साइड होने की वजह से डब्ल्यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इनटू एडजेसेंट साइड के लिए होता है हाइपोटेनियस, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये, और इसकी हाइपोटेनियस ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इन दोनों की अपोजिट इज डब्ल्यू, दैट इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल दैट इज थीटा इज नथिंग बट द एडजेसेंट साइड, and wx is nothing but hypotenuse multiplied by sine of angle theta, right? Now if this object is in a state of rest, right, अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो अब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाले फोर्सेस की तरफ देखेंगे, तो रिएक्शन फोर्स इज नाउ बैलेंस्ड बाय डब्ल्यू वाई, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा, इट इज डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा, एंड आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, सो इट इज एम जी इंटू कॉस ऑफ थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ reaction force, right? That means ये r is equals to mg cos theta will balance this block on this inclined surface, right? Next is tension force. Why it is called as tension? अगर आपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एक रिजिड सपोर्ट लिया है, रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग बोलो या चेन बोलो या रोप हमने कनेक्ट की है, और रोप का दूसरा एंड जो है ये ब्लॉक ऑफ मास m के साथ कनेक्टेड है। अब ये ब्लॉक जो है वो हैंगिंग स्टेट में है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, एज वी हैव स्टडीड कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है, तो इस चक्कर में ये ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट फोर्स विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी कहते हैं, जिसकी वैल्यू वापस से सेम रहेगी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब ये वेट आने की वजह से, वेट एक्सर्ट होने की वजह से ये स्ट्रिंग जो है ये टाइट हो जाएगा, है ना, इट बिकम्स टाइटन, जिसके वजह से ये स्ट्रिंग टूट भी सकता है, लेकिन टूटने से पहले तक के उसके ऊपर क्यों टूटेगा, बिकॉज ऑफ द टेंशन फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो ये स्ट्रिंग जो है ये टूट जाएगा, राइट। लेकिन अभी फिलहाल इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट है, इसका मतलब जैसे ग्रेविटी मतलब अर्थ ये इस ब्लॉक को अपने तरफ खींच रही है, वैसे ही ये रिजिड सपोर्ट भी स्ट्रिंग के का यूज करके इस ब्लॉक को खींचने की कोशिश कर रहा है, जिस चक्कर में ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो गया, एंड द फोर्स विल बी एक्सर्टिंग ऑन दिस स्ट्रिंग विच इज एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज ये रिजिड सपोर्ट भी इस स्ट्रिंग का यूज करके अपने तरफ उस ब्लॉक को खींच रहा है, खींचने वाला फोर्स, ये भी खींचने वाला फोर्स है, ये भी खींचने वाला फोर्स है, पुलिंग फोर्स जिसको हम कहते हैं। तो रिमेंबर दैट टेंशन फोर्स इज नथिंग बट अ पुलिंग फोर्स, राइट। So here in this case, if this block is again in a state of rest, that means the force what is exerting on these two blocks are tension force and gravitational force. So with this, the value of tension force is nothing but equals to Fg, and T is equals to mg in this case. So tension force की value आ गई mg, right? Fourth force what is acting in the mechanics is nothing but spring force. You can observe one more diagram here, right? यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट लिया है, रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग का एक टर्मिनल कनेक्ट किया है, और स्ट्रिंग का स्प्रिंग का दूसरा टर्मिनल ये ब्लॉक ऑफ मास m के साथ कनेक्टेड है। लेट अस अज्यूम अगर मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा यहाँ पे और अपने तरफ खींचा, राइट, खींचा इसका मतलब मैंने पुलिंग फोर्स अप्लाई किया, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ दैट पुलिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज F अप्लाइड, जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट की, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम along the direction of applied force
एक्स, राइट। अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन जब मैंने इसको खींचा तब व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दिस ब्लॉक फ्रॉम द स्प्रिंग साइड, है ना, फ्रॉम द साइड ऑफ रिजिड सपोर्ट। मतलब अगर मैंने इसको इधर खींचा है तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, ये स्प्रिंग भी उस ब्लॉक को अपने तरफ खींच रहा है, राइट। मतलब स्प्रिंग के साइड से जो फोर्स ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग फोर्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट स्प्रिंग फोर्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ displacement and the direction of applied force. स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स इज एक्टिंग टू द राइट हैंड साइड, राइट। एंड देयरफॉर एक रिलेशन यहाँ पे हमें मिलेगा, एंड दैट रिलेशन इज दिस स्प्रिंग फोर्स Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इस जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, ये ब्लॉक को थोड़ी देर के बाद रिस्टोर करेगा उसी के अपने इनिशियल मीन पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे। बस ये स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो ये प्रोपोर्शनलिटी के बाद यहाँ पे आएगा माइनस साइन, एंड देयरफॉर Fs इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकलेगा, इक्वल टू आएगा और इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट k, so minus kx. The equation comes out to be equals to Fs equals to minus kx. This is the equation of spring force, right? So these are what the forces we will definitely require in this chapter. Especially what we will require is nothing but the normal reaction force, gravitational force, right, tension force, and this spring force. Spring force you will get in the 5th chapter, that is oscillation, right. So this is what all about the introduction about the force what we will require in this chapter, right. Thank you.